महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होने वाला है और ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और अब एमवीए ये जो महाविकास आघाड़ी है उसने भी अपनी सीटों का बंटवारा करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी कुछ सीट बची हैं और ऐसे ही महायुति की भी कुछ सीटें अभी बची हैं, उन पे पत्ते खुलने बाकी हैं। ये महाराष्ट्र के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मुद्दा रहेगा जब ये मतदान करने जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजेश केगान है जी। मैं मुंबई अंधेरी पश्चिम का रहवासी हूँ जी। और मैं महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ स्टेटमेंट करने से पहले सबसे पहले तो आपका मैं मुंबई में स्वागत करूंगा। मैं महाराष्ट्र की अगर राजनीति की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है ना, वो सज्जन के वर्सेस दुर्जन इस टाइप का राजकारण हो रहा है। सज्जन वर्सेस दुर्जन। यस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर एक शेर रास्ते से चल रहा है और 10 कुत्ते अगर भौंक रहे तो लोग कहते हैं कि अरे वो कुत्ते कितने महान है, लेकिन शेर की महानता उन्हें पता नहीं चलती है। तो उस टाइप का हमारा जो देवेंद्र फडणवीस जी इस महाराष्ट्र के राजनीति में सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राजनीति अभी की जो राजनीति उससे पहले महाराष्ट्र की पूर्वी की जो राजनीति अगर आप जानोगे तो उसमें शरद पवार नाम का एक ऐसा राजनीतिकार था महाराष्ट्र के अंदर था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उनका जो हवा था, उनका जो कुछ नाम था वो ख़त्म हो चुका है। बस वो नाम ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा छटपटाया जाता है। वो ये लास्ट उनका इलेक्शन है, इस इलेक्शन के बाद में उनका नाम नामो निशान मिटने वाला है। और उनके ऐसे यानी उनकी जो राजनीति महाराष्ट्र में हमेशा रही है ना, वो पीठ पीछे खंजर मारने वाली है। यशवंतराव चौहान होने दो, वसंतराव नाइक होने दो, इन सब के, या फिर सोनिया गांधी जी होने दो, या अभी लेटेस्टली अपना हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के पुत्र उद्धव ठाकरे, उनको भी पता है कि उनके पीठ में उन्होंने खंजीर मार दिया है। लेकिन उन्हें यह एहसास अभी नहीं होगा, यह एहसास उनको 23 नवंबर 2024 परिणाम आएंगे। यस परिणाम आएंगे तब उनको होगा। और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि सज्जन वर्सेस दुर्जन। महाराष्ट्र का एक सज्जन नेता जो देवेंद्र फडणवीस जिनका नाम है, ये एक सज्जन नेता है। ये डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहता है, लेकिन उसके डेवलपमेंट के राजनीति के पीछे उसे एक्चुअली महाराष्ट्र के राजनीति में एक बच्चा कहा जाता है कि उनका नागपुर में तो उनका नाम था, लेकिन महाराष्ट्र में उनका 2012 में नाम होना शुरू हो गया। और उस छोटे बच्चे ने शरद पवार जैसे माहिर खिलाड़ी का नाम, जो इतने 50 साल का जिसका राजनीति करियर है, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया देवेंद्र फडणवीस जी ने। तो ऐसे सज्जन आदमी के खिलाफ उनके साथ में भी कुछ पहले दुर्जन थे, तो उनको भी उनके स्वभाव पसंद नहीं आया कि ये तो विकास की राजनीति करते हैं। और विकास की राजनीति जब होगी तो घर का जो ये होता है ना, घर की पार्टियां होती है, जो दुकान खोले जाते हैं, परिवारवाद जिसे बोला जाता है, तो ये परिवारवाद की दुकानें बंद हो जाती है। तो हर परिवारवाद वाला उसके खिलाफ है। जैसे देश में मोदी जी के खिलाफ परिवारवाद इकट्ठा हो रहा है, वैसा महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी परिवारवाद को ठोकर मार के एकनाथ शिंदे जी ने सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी और हमारे आनंद दिघे साहब का हिंदुत्व का विचार। दिघे जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं? नहीं, आनंद दिघे जी ऑफ हो चुके हैं। आनंद दिघे जी माठाना के एक बड़े हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के बाद में हिंदुत्व का जो झंडा जिन्होंने उठाया था महाराष्ट्र के अंदर, जिनका घर घर में फ़ोटो भगवान के बाजू में लगाया जाता था, ऐसे हिंदुत्ववादी के चेले एकनाथ शिंदे जी है, उनके शिष्य है। तो उन्होंने उनके विचार की परिवारवाद लिया। उन्होंने वारसा यानी खून का वारसा या डीएनए का वसीयत का नहीं लिया, उन्होंने विचारों का परिवारवाद का निर्णय लेकर हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में वो साथ में जुड़े। ऐसे ही अजित पवार जी, जो अपने चाचा के बाद चाचा की बेटी या ये सब इस परिवारवाद से उन्होंने भी ठोकर लगाकर एक अपना खुद का कुछ वजूद महाराष्ट्र में हो, इसके लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को साथ दिया। लेकिन 105 सीट होने के बाद में बीजेपी का एक आम कार्यकर्ता हो या मोदी जी हो, देश के जो पंतप्रधान है, ये ऐसे कोई भी एक भी बीजेपी वाला अपने स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करता है। उसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी ने जब 105 उम्मीदवार एमएलए उनके साथ होने के बावजूद भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे साहब को सौंपा। अब मेरी आप एक बात को सुनिए ज़रा, जो यहाँ का जो विपक्ष है उसका ये कहना है कि शिंदे साहब के शासनकाल से लोगों में नाराज़गी है। यस, नाराज़गी ज़रूर है। मैंने बोला ना, दुर्जन सब नाराज़ है, तो दुर्जन तो नाराज़ ही हो गए, उनको विकास की ये नहीं दिखेगी। जब ये दुर्जन जब 2.5 साल के सत्ता में थे तो सब मेट्रो डेवलपमेंट बोला जाता है, मेट्रो का काम है ना, डेवलपमेंट का काम होता है। जो समुंदर के अंदर से ब्रिजेस बन रहे हैं, जो टनल्स बन रहे हैं, ये सब
2.5 साल जब दुर्जनों का राज था तो ये सब बंद हो चुके थे। सज्जनों का राज आते ही वो सब काम भी शुरू हो गए। और आने वाले 1 साल के अंदर देखो, महाराष्ट्र और मुंबई को ना स्विट्जरलैंड जैसा बनाने का कांग्रेस का सपना था, लेकिन कभी बना नहीं पाए। उसको धारावी जैसा स्लम डिक्लेयर करवा दिया, यानी एशिया का सबसे बड़ा धारावी जैसा स्लम ये करवा दिया, लेकिन उन्होंने डेवलपमेंट मुंबई में कभी नहीं लाया। देवेंद्र फडणवीस जी के राज में, भले वो डिप्टी सीएम है, सीएम एकनाथ शिंदे जी है, लेकिन जब तीनों भी बैठते, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी और देवेंद्र फडणवीस जी, तो तीनों जन विचार विनिमय करके महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। धारावी का डेवलपमेंट के बारे में भी वो सोच रहे हैं। मुंबई को कैसे हम जल्द से जल्द स्लम फ्री बनाएं, यहाँ के स्लम में के लोगों को भी कैसे घर के अंदर संडास, टॉयलेट, बाथरूम सब 4 दीवारी पक्की दीवारी होनी चाहिए, सब ये उनके बारे में सोच रहे। गरीबों से लेकर अमीरों तक का सबको सरकार जो सुविधा दे सकती है, एक अच्छे रास्ते से लेकर एक अच्छे घर तक का जो सुविधा दे सकती है, वो हर चीज़ देने की वो तीनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं। और उस कोशिश के साथ महाराष्ट्र की जनता है। और आपको और एक बात बताना चाहूँगा, महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं ना, इनको कैपेबल उम्मीदवार नहीं मिल रहे। इसके लिए इनकी लिस्ट भी देखो कितना लेट हो रहा है। और यहाँ पे महायुति की लिस्ट ना जाहिर होके आज देखो कितने सारे उम्मीदवारों ने अपना अर्जी भरा है। यहाँ पे अंधेरी पश्चिम में भी हमारे जो एमएलए अमित साटम जी, उन्होंने आज सुबह ही पर्ची भी भर दिया है उनका उम्मीदवारी का। तो क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी 2 धड़ों में बट गई और शिवसेना 2 धड़ों में बट गई। तो अब जंग इस बात की है कि असली कौन है, नकली कौन है। असली एनसीपी भाजपा के साथ में है या कांग्रेस के साथ में है? असली शिवसेना, शिवसैनिक भाजपा के साथ में है या कांग्रेस के साथ में? देखो, कैसे मैंने शुरुआत में आपको बोला था सज्जन और दुर्जन, ये लड़ाई ना असली और नकली की नहीं है, ये सज्जन और दुर्जन की लड़ाई है। ये सज्जन की लड़ाई में और दुर्जन की लड़ाई के अंदर हमेशा सज्जन की ही जीत हुई है। हमारे महाभारत हो, हमारे रामायण हो, यहाँ पर भी अपनी जीत अगर अंतिम रामायण का अंत देखो, महाभारत का अंत देखो, तो सज्जनों की ही जीत हुई है। तो इस महाराष्ट्र में भी सज्जनों की जीत होगी। जिन्होंने गलतियाँ किए और दुर्जनों के साथ गए, वो भी बहुत जल्दी उनकी मानसिकता अपने जगह पे आ जाएगी। उनके अपने विचार जो यानी परिवारवाद से जो मिले हुए विचार है, उनको वो विचार भी समझ में आएंगे और वो भी सज्जनों के साथ बहुत जल्द आएंगे। और दुर्जन तो वैसे ही उनके रास्ते 23 नवंबर 2024 को लगने वाले, वो सब साइड में होने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार जो अभी एनसीपी लेकर आए हैं भाजपा में गठबंधन के साथ में, कहा जा रहा है कि वो भाजपा का खेल खराब कर देंगे। देखो, भाजपा का खेल अगर ख़राब करना होता ना, तो जब 2 एमपी चुन के आए थे ना, उस टाइम पे कांग्रेस ने तो एडी चोटी का जोर लगा दिया था। इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी ना, तब एडी चोटी की जोर लगा दी थी। 1952 में आरएसएस जो सहयोगी यानी बीजेपी उनके ही एक इसमें आती है, तो उनको आरएसएस को भी ख़त्म करने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया था। कुछ नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर सज्जन कितना भी शांत हो, सज्जन कितना भी स्लो हो, लेकिन दुर्जन का कभी विजय होता नहीं है। सज्जन ही जीतेगा। महाराष्ट्र की राजनीति 2 ही लाइनों पे चल रही है, सज्जन वर्सेस दुर्जन। फिर से एक बार तो फिर एक बात बताइए, लोकसभा में सज्जन कौन था और वो कौन था? देखो, कैसा है मालूम में तो कांग्रेस को सीटें मिली, यहाँ से शायद 12 से 13 सीटें मिली। उस टाइम पे क्या हो गया था कि फेक नैरेटिव, देखो कैसा होता है कि अगर मैं आपको झूठ बोल दूँ, झूठ जल्दी बिक जाता है। सच है ना, सच लोगों तक पहुंचने में वक्त लग जाता है। और उस टाइम पे एकदम इलेक्शन के मुंह पे जैसे संविधान में बदलाव लाने वाले नहीं लाए। संविधान में बदलाव लाने वाले जो नैरेटिव राहुल गांधी जी ने सब पूरे देश में फैलाया, वही अमेरिका में जाके उन्होंने स्टेटमेंट क्या किया कि एक वक्त आने तो हम आरक्षण ख़त्म कर देंगे। उसी संविधान के अंदर जो आरक्षण मिला वो ख़त्म करने जा रहे हैं। तो ये नैरेटिव, फेक नैरेटिव के ऊपर चलने वाली पार्टियां हैं। ये एक इलेक्शन तो जीत लेंगे, लेकिन ये झूठ उनका अगले इलेक्शन में नहीं चलने वाला है। ये महाराष्ट्र की जनता बता देगी आपको। तो कह रहे हैं कि सरकार बनेगी इस बार महाराष्ट्र के अंदर। हरियाणा में थोड़ी गलती हो गई, वहाँ से वो सबक लेकर आए, अब महाराष्ट्र में आए, अब पूरी रणनीति, स्ट्रेटेजी तैयार कर चुके हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बस इतना ही कहूँगा मैं। मुंगेरी लाल जो भी सपने देखते हैं, उन्हें तो ऐसा लगता है कि बस सपने अपने होते हैं। तो लगता है आपको राहुल गांधी पे क्यों भरोसा नहीं है? देखो कैसा है, राहुल गांधी पे भरोसा कांग्रेस के खुद जो पार्टी के दूसरे पदाधिकारी वो नहीं कर रहे। वो आपस में जब बातें करते तो तब तक वो लोग बोलते कि राहुल गांधी का ऑप्शन कुछ तो लाना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी दुकान बंद हो जाएगा कांग्रेस। यस। तो ये सब उन्हीं के लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन कैसा होता है, जब झूठ अपना हो तो उसे चलाना पड़ता है। इस हिसाब से कांग्रेस उस झूठ को चला रहे। राहुल गांधी जी को
आप किसी भी एंगल से एक राजनीतिक उसमें कुछ समझ दिखती है कि आपको भी, आप भी समझदार हो। मैंने तो देखा वो भारत जोड़ो यात्रा की है, देश के लिए कह रहे थे कि भाई हम तो गरीब के लिए और जो मजदूर आदमी है उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, संविधान बचाने की जंग कर रहे हैं। भारत जोड़ो जिस जिस राज्य में गए ना वहाँ पे कांग्रेस टूट गया है। राहुल गांधी यस, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जी गए, आप इतिहास निकाल के देखो कि जिस जिस राज्य में वो लोग गए उधर ना कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। तो ये जोड़ो को नहीं बोल सकते अपन, ये भारत जोड़ो नहीं था, ये कांग्रेस तोड़ो यात्रा थी। कांग्रेस तोड़ो था। यस, कांग्रेस तोड़ो तो कांग्रेस टूटी भी। लेकिन क्या हो गया, फेक नैरेटिव। एक तो उन्होंने झूठा प्रचार किया कि यानी संविधान वाला 8,500 का खटाखट वाला, यानी ये सब झूठे नैरेटिव के बदौलत इन्होंने वोट तो हासिल कर लिया, लेकिन लोगों को पता चला कि इनका झूठ झूठ है। और बीजेपी कभी भी मतदान पाने के लिए झूठ नहीं बोलती। एक सवाल यहाँ से ये है कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी कि भाजपा की सीटें 240 पे ठहर गई, तो लोगों ने कहा कि मोदी मैजिक ख़त्म हो गया। लेकिन फिर हरियाणा के चुनाव आए तो फिर लोगों ने कहा कि मोदी मैजिक अभी बरकरार है। तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र के चुनाव भी ये तय करेंगे कि मोदी मैजिक अभी बरकरार है या नहीं? मोदी मैजिक तो तब भी था क्योंकि इतना बड़ा फेक नैरेटिव पूरे भारत भर में फैलाने के बाद 240 सीट पे बीजेपी आई है, बीजेपी को रोक नहीं पाया। सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी, ये एक ही दल था जिसे सबसे ज़्यादा सीट मिले, और जो 50 पे थे वो 90 पे पहुंच गए, 90-99 पे पहुंच गए। तो वो लोग ऐसे खुशियाँ मना रहे जैसे उन्होंने, बोलते हैं ना, बहुत बड़ा कुछ तीर मार लिया है। तो कुछ नहीं तीर मारा उन्होंने, तो सब फेक नैरेटिव है। और मैजिक, हम नरेंद्र मोदी जी के मैजिक को मैजिक नहीं बोलेंगे। नरेंद्र मोदी सच्चे दिल से काम करने वाला बंदा है। देवेंद्र फडणवीस जी एक सच्चे दिल से काम करने वाला बंदा है। आप ना दोनों का इतिहास देखो, जब गुजरात में सत्ता आई थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार, तो उन्हें गुजरात छोड़ के किसी और स्टेट में भेजा गया था। उन्होंने ये नहीं पूछा पार्टी को कि मुझे क्यों भेज रहे हो, मैं सत्ता लेकर आने वाला असली हीरो मैं हूँ और मुझे आप राज्य से ही बाहर भेज रहे हो। उन्होंने एक सवाल नहीं पूछा। जब 2.5 साल पहले महाराष्ट्र में सरकार बनी, 105 सीटें आई, देवेंद्र फडणवीस जी ने 40 सीट जिन एकनाथ शिंदे जी के पास थे उनको 40 MLA उनको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि 105 सीट मेरे पास है। पूरे 5 साल के अंदर आप देखिए कि हर पार्टी के अंदर ना तड़जोड़ हुई है, लेकिन 105 सीटें जो है ना वो एक ही जगह पे खड़ी थी क्योंकि उनको नेतृत्व पे पूरा भरोसा था। और अगर अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी के साथ में भी जो 40 तोड़ के आए, उनको भी ना उनका जो नेतृत्व था, यानी शरद पवार जी का नेतृत्व और हमारे घर बैठने वाले उद्धव जी का नेतृत्व, ये उन्हें पसंद नहीं था। उस पार्टी के अंदर उस पार्टी को चलाने वाले असली हीरो तो अजित पवार और एकनाथ शिंदे जी थे। इसीलिए तो तभी 40 MLA। सत्ताधारी पार्टी, आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ नहीं था महाराष्ट्र में कि जो सत्ता को लात मार के कोई सत्ता से बाहर आके सत्ता को छोड़ के चले जाएंगे। क्या लगता है, आज मैं कहीं पे था तो वो मुस्लिम समाज के लोग थे, आप पता नहीं बोलने से परहेज करेंगे या बोलेंगे इस पे, तो वो कह रहे थे कि भाई भाजपा को और RSS को तो बैन ही कर देना चाहिए इंडिया में। वो तो इतने परेशान हैं, आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे नेता हैं। देखो कैसा है, फेक नैरेटिव जो होता है ना, फेक नैरेटिव वो हर समाज के ऊपर पड़ता है। जैसे कि पिछली बार जितने भी फेक नैरेटिव चले, तो एक फेक नैरेटिव ना समाजवादी, राष्ट्रवादी ने शरद पवार वाले, कांग्रेस और ममता बनर्जी, इन्होंने मुस्लिम लोगों के अंदर एक ऐसी ना खौफ बिठा दिया है कि बीजेपी मुसलमानों को खिलाफ है। तो मुझे एक बात बताओ, जो 2.5 लाख रुपए में घर मिल रहा है, हर जगह पे मकान मिल रहा है, लोगों को सरकारी आवास फ्री में मिल रहा है, बाथरूम के लिए पैसा मिल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर लाड़की बहन की जो योजना है, मैं तो बोलूँगा कि भारत के अंदर जितनी भी योजनाएं आए हैं, सबसे ज़्यादा अगर जिसका लाभ उठाया होगा तो मुस्लिम समाज ने उठाया है। अगर बीजेपी, और भारत में तो बीजेपी राज कर रही है, महाराष्ट्र में तो बीजेपी की सरकार है 2.5 सालों में, तो अगर ऐसा होता तो उन्होंने मुस्लिम लोगों को ये सब लाभ क्यों देते? देखो कैसा है, मुस्लिम समाज इस बात को समझ जाएगा, एक वक्त आने दो। आज उनके कान में बोलने वाले MIM है, कांग्रेस है, समाजवादी है, ममता जी की पार्टी है, सब उनको भड़का रहे हैं। भाजपा भड़का भी नहीं रही है, उनको समझा रही है। समझाना कठिन होता है, भड़काना आसान होता है। तो समझाने में शायद 10 साल लगे और 2-4 साल लगेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कि हिंदुस्तान का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को अपने सर पे उठा के चलेगा। क्या बात कर
मुसलमान भी चलेगा। यस चलेगा, क्योंकि वो पार्टी उनके खिलाफ है ही नहीं, उन्हें बताया जाता है। भारत माता, भारतीय आरएसएस जो है वो भारत माता को पूछती है, तो भारत माता ये कोई देवी देवता नहीं है, ये अपनी देश है, अपने राष्ट्र को हम देवता मानते हैं। तो देवता को मानना गलत नहीं है, लेकिन कभी उन्होंने हिंदू और मुसलमान नहीं किया है। मुस्लिम लोग भी आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, आप अगर जानकारी लोगे उसके बारे में, मुस्लिम लोग भी जुड़े हुए हैं। सिर्फ है कि आरएसएस को समझने के लिए और बीजेपी को समझने के लिए ना, आपके दिल में देश और देश के प्रति एक अच्छी सद्भावना होनी ज़रूरी है, तो ही आप समझोगे। क्या नाम है सर आपका? संदीप विश्वकर्मा। जी, क्या कहना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे साहब कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो वक्फ बोर्ड को महाराष्ट्र के अंदर हाथ नहीं लगाने देंगे किसी को। वो लोग गलत चीज़ को गलती देंगे। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम किया, फडणवीस जी इतना अच्छा काम किया ना, हमने मुंबई में कभी ऐसा सोचा नहीं था। जो चीज़ हमने आज देख रहे हैं वो चीज़ कभी हमने देखा नहीं। और बाला साहब ठाकरे ने, उनका यही मुद्दा था हिंदुत्व का हमारे फडणवीस जी ने उसका मान सम्मान रखें। जी, हमारे उद्धव जी नहीं रखे, उद्धव जी नहीं रखे। एक नाथ शिंदे जी उनके साथ जुड़ के बहुत अच्छा काम किए। जो हमारे आनंद दिघे साहब थे, उनके मतलब ये चेले हैं। और आनंद दिघे साहब ने कभी किसी को दो आंख नहीं किया। सबका साथ, जैसे मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास, वैसे हमारे दिघे जी, आनंद दिघे साहब जी ने बोलते थे और बहुत अच्छे थे। उनकी जो है पूरे इंडिया के अंदर सुबह 4 बजे तक ऑफिसें चलती थी। लोग आते थे, अपनी समस्या बताते थे, वो समस्या का हल करते थे। बाला साहब ठाकरे के पुत्र तो है ना उद्धव जी, वो कुछ उन्होंने अपने पिताजी की नैया पूरा डुबो दी, कुछ काम नहीं किए, उन्होंने अपने आप को डुबो दिया। ये वक्फ बोर्ड जो है ना, वक्फ बोर्ड एक गलत चीज़ है। आपने अगर अच्छा चीज़ जगह लिया है। एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर वक्फ बोर्ड के बारे में इनको इतना ही था तो ये संसद में जब वक्फ बोर्ड पास हो रहा था तो संसद छोड़ के भागे क्यों? राहुल गांधी जी को वक्फ बोर्ड के बारे में निर्णय लेना, जो मुस्लिम लोगों का वोट लेते हैं, लेना भी चाहिए। देखो, अगर आपको वोट मुस्लिम समाज का ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपको उनके काम, यानी जो वक्फ बोर्ड जो बचाना था, उस टाइम पे राहुल गांधी जी संसद छोड़ के क्यों भागे? यानी तुम वोट तो मुस्लिम लोगों का चाहते हो, लेकिन मुस्लिम लोगों के लिए तुम्हें खड़ा नहीं होना है, ये गलत है ना। हम अगर कोई भी निर्णय लेकर आते हैं तो वो किसी समाज के लिए लेकर नहीं आते, यानी भाजपा अगर लेकर आती है तो वो किसी एक समाज के लिए लेकर नहीं आती, वो सभी के लिए लेकर आती है। अगर वक्फ बोर्ड के कुछ नियम है तो नियमों में बदलाव करना ज़रूरी है, क्योंकि किसी की ज़मीन पे, आज मुझे एक बात बताओ, आज अपना एक पत्रकार हो, आपके अगर घर के ऊपर वक्फ बोर्ड दावा कर देवे तो लड़ने के लिए आपको कायदा भी तो चाहिए ना, आपका भी तो अधिकार है। हम अगर सभी अधिकार वक्फ बोर्ड को दे देंगे तो आपका अधिकार छीनने के बराबर नहीं है। तो आज कैसा है, वो अधिकार आपको भी मिल रहा है कि आपकी जो ज़मीन है आपको बचाने के लिए लड़ने का मौका आपको भी मिलने वाला है। तो हम मुस्लिम लोगों के खिलाफ, वक्फ बोर्ड के खिलाफ नहीं है, लेकिन सबको न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ बदलाव तो लाना ज़रूरी है। तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी छुएगा नहीं कोई, और भाजपा आएगी तो छू देगी। उनको तो पता है सरकार आने वाली नहीं है, तो उन्हें बोलने में क्या जाता है। वो बोल देंगे कि हमारी सरकार आएंगी तो हम ये करेंगे। वो तो सरकार, यानी उन्हें इतना ही विश्वास है कि सरकार छोड़ो, वो 30 सीट के आगे भी नहीं जाएंगे महाराष्ट्र के अंदर। चलिए ठीक, ये लड़ाई बताई शिंदे वर्सेस शिवसेना में बताई। अब मैं लड़ाई जानूंगा कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस में जो लड़ाई है, 2 बड़े चेहरे हैं, 2 बड़े नाम हैं, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो इन 2 चेहरों में कौन चेहरा ताकतवर है, कौन चेहरा जादू करेगा, करिश्मा करेगा? हमारे मोदी जी ही करिश्मा करेंगे और मोदी जी ही ताकतवर हैं, सबसे पूरी दुनिया में, वर्ल्ड पे पूरा राज करेंगे। हमारे मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी करेगी। और हमारे मोदी जी तो इतना विकास कर रहे हैं ना, कोई गिनती नहीं, कोई सोच नहीं सकता। हमारे मुस्लिम भाइयों को बहकाने वाले राहुल गांधी ही है, ये विपक्ष वाले नेता हैं। वो, उनको खुद पे विश्वास नहीं है तो दूसरे पे कहाँ से विश्वास रखें? लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, अच्छा काम कभी नहीं किए राहुल गांधी जी। और हमारे योगी जी तो इतना, मैं जानता हूँ, मैं बॉम्बे में रहता हूँ, इतना। गांधी पे भरोसा क्यों नहीं आपको यार? वो कितनी तो भारत जोड़ो यात्रा की, कह रहे हैं कि मोदी ने देश बेच दिया, लोगों को समझा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई हमें वोट दो, हम बढ़िया कर देंगे सबकी स्थिति। वो जहाँ जहाँ गए भारत यात्रा जोड़े नहीं, वहाँ पे टूटा ही उनका यात्रा। जहाँ गए उन्होंने अपनी नैया डुबो डाली, कहीं भी नहीं। आज हमारे यूपी में जो हो रहा है 9 सीट पे, उनको वहाँ बुआ बबुआ की जोड़ी हुई थी, बुआ को धक्का मार दें, अभी बबुआ भैया की है, भैया को भी धक्का मार के और अपने 9 सीट पे लड़ रहे हैं, उनको बाइकाट कर दिए। तो ऐसे ही उनको बाइकाट करते चले जाएंगे। वो प्रधानमंत्री लायक है ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री लायक नहीं है। लोगों की सोच गलत है। हमारे जितना मोदी जी ताकतवर नेता उतना कोई है नहीं।
क्या किया मोदी जी ने 10 सालों में? आपको क्या लगता है कि आप उनको फिर से वोट देंगे? वो महाराष्ट्र के चुनाव में उनका चेहरा भी काम करेगा और उनके आवाज़ पे भी लोग गले पे उनके भरोसा करते हैं, तो क्या मोदी जी ने ऐसा किया? मोदी जी ने बहुत सारा विकास किया, महाराष्ट्र हो या यूपी, पूरे इंडिया में इतना उन्होंने सारा विकास किया कि कोई गिनती नहीं है। देश के लिए और क्या किया, विकास किया, इससे अलग देश के लिए 370 धारा हटाए, वहाँ जो कि विकास हो। हमारे देश के लिए बहुत कुछ का है, मतलब हमारी सेना के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। सेना में इतनी ताकतवर चीज़ भर दिए हैं कि आज हमारा एक बंदा अगर सेना खड़ा हो जाए तो जवान बोलता है, एकदम सलूट करता है कि हमारे देश पे गर्व है हमको। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे लोग सेना सोचते थे कि हमको गोली चलाने से पहले हमको गिनती करना पड़ेगा। आज की कोई गिनती नहीं करना है। अगर हमारे देश पे कोई हमला कर रहा है तो हम कोई गिनती नहीं करना है, ना ही मोदी जी हिसाब लेने वाले हैं। उनको पहले अपने देश से निकाल के और उनको जो भी करना कर डालिए। हमारे मोदी जी बहुत अच्छा कार्य करते हैं। हमारे जितने भी गृह मंत्री हों, मोदी जी हों, राजनाथ सिंह हों, योगी जी हों, फडणवीस जी हों, एकनाथ शिंदे जी, हमारे देश के लिए काम करते हैं। सबका साथ सबका विकास। क्या लगता है कि महाराष्ट्र में सरकार इस बार बहुमत से बनेगी या सहारा किसी का लेना पड़ जाएगा? नहीं, हमारी पूरी फुल बहुमत से बनेगी, किसी की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, वन साइड होएगा हमारा। वन साइड होगा? हाँ, फिर ये क्या करेंगे, ये जो MVA जो तैयार हुआ? वो ऐसे ही करते रह जाएंगे, मलते रह जाएंगे, उनका कुछ होने वाला नहीं है। इस बार तो मैंने सुना कि आदित्य ठाकरे जो उद्धव ठाकरे जी के पुत्र हैं, उनको भी टिकट मिली है वर्ली कोई विधानसभा। नहीं, इसके पहले भी उन्होंने जीता हुआ है, उनको पहले भी वर्ली से जीता हुआ। आदित्य ठाकरे जी मंत्री भी रहे हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, उनकी मैं बुराई नहीं करूँगा कि वो भी एक अच्छे इंसान, अच्छे पद पे हैं, अच्छाई करें, अच्छे से अपना जो है संसद जहाँ से MLA हैं वहाँ पे अच्छी चलाएं, सरकार चलाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको उनके ऊपर ऐसा नहीं लगता है कि वो आएंगे, क्योंकि उनकी सीट है, वो अपनी सीट बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। हमारी सीट तो खुला हुआ, हमने सपोर्ट करते हैं और बीजेपी वाले की सीट बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी और आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।